नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में साल 2005 में प्रतिभा मूर्ति नाम की एक महिला मल्टीनेशनल कंपनी एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में काम करती थी। यह ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज सेकंड में था। प्रतिभा मूर्ति की ड्यूटी अक्सर नाइट शिफ्ट होती थी, जो रात के 2 बजे से शुरू होती थी। रात में ड्यूटी करने वाले सभी एम्प्लॉय को घर से ऑफिस जाने लाने के लिए ऑफिस की ओर से ही कैब या टैक्सी भेजी जाती थी। ऐसे में प्रतिभा भी कंपनी की गाड़ी से ही ऑफिस जाती थी। प्रतिभा के अलावा उसके घर में केवल उसकी माँ ही थी। दरअसल साल 1977 में 16 मई के दिन प्रतिभा के पिता गैस स्टोव पे कुछ बना रहे थे। तभी वह स्टोव अचानक से फट गया, जिसकी वजह से प्रतिभा के पिता की मौत हो गई। उस समय प्रतिभा मात्र 15 दिन की ही थी। इसके बाद माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी प्रतिभा को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे पढ़ाया। गोबर अम्मा ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि अब वह एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही थी। हालांकि इस नौकरी से पहले ही प्रतिभा ने शादी भी कर ली थी। उसके पति का नाम था श्रीनिवास शेट्टी। श्रीनिवास शेट्टी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, जो कोडमंगला नाम की जगह पे था। श्रीनिवास और प्रतिभा की शादी लव मैरिज थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रतिभा की जॉब एचपी ग्लोबल सॉफ्ट में लग गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रतिभा की माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उनकी बेटी अपने लाइफ में आगे बढ़ रही थी। लेकिन प्रतिभा की शादी हो जाने के बाद उसकी माँ घर में अकेली रहती थी। इसीलिए प्रतिभा कुछ दिन अपने मायके में रहती तो कुछ दिन अपने ससुराल में रहती थी। लेकिन फिर 13 दिसंबर 2005 को वह भयानक रात आई, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। प्रतिभा को कंपनी ज्वाइन किया भी कुछ ही महीने हुए थे। उसकी ड्यूटी भी नाइट शिफ्ट में ही होती थी। इसीलिए 13 दिसंबर को रात को प्रतिभा को पिक करने के लिए कंपनी की ओर से कैब भेजी गई। प्रतिभा अपने ससुराल में थी। उसने हर रोज की तरह अपनी माँ को कॉल करके बताया कि वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई है और थोड़ी ही देर में वह ऑफिस के लिए निकल जाएगी। फिर 2 बजे से कुछ मिनट पहले एक कैब कुमार स्वामी लेआउट में पहुंची। कैब के ड्राइवर ने प्रतिभा को फोन करके कहा, दीदी बाहर आ जाओ, गाड़ी आ चुकी है। क्योंकि ड्राइवर प्रतिभा को दीदी बोलता था, तो प्रतिभा भी उसे भैया बोलती थी। उस कंपनी में कई ड्राइवर थे, जिनकी अलग अलग समय पे ड्यूटी रहती थी। प्रतिभा उन सभी को जानती थी, इसलिए उसने सभी ड्राइवर्स के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखे थे। प्रतिभा गाड़ी में बैठते ही गाड़ी ऑफिस की ओर निकल पड़ी। प्रतिभा को घर से ऑफिस जाने में करीब 30 से 35 मिनट लगते थे। प्रतिभा हर रोज ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी माँ को मैसेज करती थी कि वो ऑफिस पहुंच गई है। माँ भी मैसेज देखने के बाद ही सोती थी। लेकिन 13 दिसंबर की रात को प्रतिभा के ऑफिस पहुंचने से पहले और उसके मैसेज आने से पहले ही गोबर अम्मा सो गई। और जब गोबर अम्मा सुबह उठी तो उन्होंने फोन चेक किया। उस रात प्रतिभा का कोई मैसेज नहीं आया था। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसकी माँ ने कई बार कॉल किया, लेकिन प्रतिभा का फोन हर बार स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा के पति को भी फोन किया। प्रतिभा के पति श्रीनिवास ने बताया कि वह तो रात में ही ऑफिस के लिए निकल गई थी। उसने कहा कि शायद प्रतिभा काम में हो, इसीलिए उसने फोन भी बंद कर दिया होगा। लेकिन प्रतिभा की माँ को इन सब बातों से संतुष्टि नहीं हो रही थी। उसने प्रतिभा के ऑफिस में फोन लगाया। प्रतिभा के ऑफिस में फोन लगाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसकी माँ को बताया कि प्रतिभा तो आज ड्यूटी पर आई ही नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रात को जब प्रतिभा से उनकी बात हुई थी, उस समय वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने माँ को बताया भी था कि वह कैब आने का इंतजार कर रही है। और जब उन्होंने प्रतिभा के पति श्रीनिवास को फोन किया था, तो उसने भी यही कहा था कि प्रतिभा रात में ऑफिस चली गई थी। लेकिन अब ऑफिस से पता चला कि वह तो ऑफिस आई ही नहीं है। आखिरकार परेशान होकर प्रतिभा की माँ ने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सारी बात पुलिस को बताती है। क्योंकि मामला एक महिला की गुमशुदगी का था, इसलिए बेंगलुरु पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। पुलिस सबसे पहले प्रतिभा के ऑफिस पे पहुंचती है
ऑफिस के लोग भी हैरान थे कि जब प्रतिभा घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी तो फिर वह ऑफिस क्यों नहीं आई। ऑफिस में काम करने वाले लोग पुलिस को बताते हैं अगर प्रतिभा कभी ऑफिस नहीं आती तो वह पहले ही एप्लीकेशन दे देती है या तो फोन करके बता देती है। लेकिन उस दिन प्रतिभा ने कंपनी में से किसी को भी कुछ नहीं बताया था। इधर पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि अगर प्रतिभा रात के 2 बजे घर से ऑफिस के लिए निकली थी तो प्रतिभा जरूर ऑफिस के गाड़ी में ही बैठी होगी। वह किसी भी अनजान के गाड़ी में तो नहीं बैठ सकती और गाड़ी का ड्राइवर भी उसका जानने वाला ही होगा। उस कंपनी में जितने भी कैब चलाने वाले ड्राइवर थे, पुलिस ने उन सबको बुलाकर बारी बारी से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ के दौरान पता चला कि विशाल नाम का एक ड्राइवर हर रोज रात को 2 बजे के आसपास प्रतिभा को लेने जाता था और ड्यूटी खत्म होने के बाद विशाल ही उसे छोड़ने भी जाता था। इस बात का पता चलते ही पुलिस विशाल को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। विशाल बताता है कि हर रोज की तरह उस रात भी वह प्रतिभा को लेने उसके घर गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि वह तो पहले ही किसी दूसरी गाड़ी से ऑफिस चली गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब उस दिन प्रतिभा को लाने और ले जाने की ड्यूटी विशाल की थी, तो फिर उसे लेने कोई और दूसरा ड्राइवर कैसे जा सकता है, जबकि दूसरे ड्राइवर की भी अपनी ड्यूटी होती है और वो अपनी ड्यूटी पर ही थे। फिर ऐसा कौन ड्राइवर था जो उस दिन अपनी ड्यूटी छोड़कर प्रतिभा के घर गया था। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि सभी ड्राइवर अपने अपने काम पर थे। उनका कहना था कि उनमें से कोई भी प्रतिभा के घर नहीं गया था। इसके बाद पुलिस ने ऑफिस के उन सभी ड्राइवर्स की भी लिस्ट निकलवाई जो उस रात काम पर नहीं आए थे। इधर पुलिस जांच कर रही थी, उधर यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। बेंगलुरु जैसे शहर में इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाली एक महिला के लापता होने की खबर पूरे कर्नाटका में फैल गई, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा और फिर अगले दिन यानी 13 दिसंबर को यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच पुलिस भी तुरंत अपना काम शुरू कर देती है। वह लोग सबसे पहले प्रतिभा के फोन को खंगालना शुरू करते हैं। उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक किया जाता है। प्रतिभा के नंबर पे सबसे आखिरी फोन शिव कुमार के व्यक्ति ने किया था। ऑफिस में पूछने पर पता चलता है कि शिव कुमार उसी कंपनी का ड्राइवर है और वह भी कई बार प्रतिभा को लेने उसके घर जाता था। पुलिस ने घटना वाले दिन उस कंपनी के जिन एब्सेंट या छुट्टी हुए कैब ड्राइवर्स की लिस्ट निकलवाई थी, उसमें शिव कुमार का भी नाम था। वह घटना वाले दिन ड्यूटी पर नहीं आया था। लेकिन अब सवाल था, अगर ड्राइवर शिव कुमार उस दिन छुट्टी पर था तो फिर वह रात के 2 बजे प्रतिभा को पिक करने के लिए उसके घर क्यों गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर वह प्रतिभा को लेकर कहां चला गया। क्योंकि अब क्राइम ब्रांच को शिव कुमार पे शक था, तो क्राइम ब्रांच पुलिस ने कंपनी के ऑफिस से उसका नंबर लिया। इसके बाद शिव कुमार के नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक की गई। साथ ही पुलिस को ऑफिस से उसके घर का एड्रेस भी मिल गया था। शिव कुमार की कॉल डिटेल्स से पता चला कि प्रतिभा के नंबर पर आखिरी बार उसने ही फोन किया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ड्राइवर शिव कुमार के जानने वालों से उसके गांव का पता पूछती है और फिर एक टीम उसे अरेस्ट करने के लिए उसके गांव पहुंचती है। वहां से पता चला कि शिव कुमार शादीशुदा है। उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने बताया कि उसकी पत्नी तो पिछले 10 दिनों से अपने मायके में है, लेकिन शिव कुमार यहाँ पर नहीं आया। दिसंबर महीने की 14 तारीख भी ऐसे ही बीत गई। प्रतिभा को लापता हुए अभी 2 दिन गुजर चुके थे। हालांकि क्राइम ब्रांच पुलिस शिव कुमार को हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन उसके बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस इधर उधर खाक छान रही थी, लेकिन वह लोग शिव कुमार के उस घर पे नहीं पहुंचे जहां वो बेंगलुरु में रहता था। और फिर थक हार के 14 दिसंबर की शाम को क्राइम ब्रांच पुलिस शिव कुमार के बेंगलुरु वाले कमरे पर पहुंचती है। उस घर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी, जिससे लग रहा था कि घर के अंदर कोई है। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजा शिव कुमार ने खोला था। घर में रखे टीवी पर गुमशुदा प्रतिभा की खबर चल रही थी। इसके बाद शिव कुमार को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया कि प्रतिभा के लापता होने में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने कहा कि मैं तो उस दिन कंपनी में गया ही नहीं था, तो फिर मैं उस रात प्रतिभा के घर कैसे जा सकता था।
पुलिस ने उससे पूछा कि तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे थे। इस पर शिव कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि अगर वह गुनहगार होता तो अपने घर में बैठा नहीं होता, बल्कि अब तक फरार हो चुका होता। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि पुलिस के पास भी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। सबसे अहम सबूत प्रतिभा और शिव कुमार की कॉल डिटेल्स थी, जिसके मुताबिक शिव कुमार ने ही प्रतिभा को आखिरी बार फोन किया था। सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी शिव कुमार यही कह रहा था कि वह बेकसूर है। पुलिस को भी लगने लगा था कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को भी अरेस्ट किया था जिनकी कभी भी प्रतिभा के साथ पहले कोई कहासुनी हुई थी, लेकिन शिव कुमार को अरेस्ट करने के बाद उन सभी को छोड़ दिया गया था। शिव कुमार को भी ज्यादा दिनों तक ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते थे, इसीलिए पुलिस ने शिव कुमार को छोड़ने से पहले उससे पूछताछ करने की एक आखिरी कोशिश की। 15 दिसंबर की रात पुलिस वालों ने शिव कुमार से कहा कि अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुमने झूठ बोला तो फिर तुम फंस चुके हो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। कम से कम सजा दिलाने की बात सुनकर शिव कुमार अपना जुल्म स्वीकार कर लेता है। उसने बताया कि 13 दिसंबर की रात करीब 2 बजे उसने ही प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाया था। फिर वह उसे अपने कैब में बिठाकर अपने साथ ले गया था। आगे पुलिस ने शिव कुमार से पूछा कि प्रतिभा कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया। इसके बाद 16 दिसंबर की सुबह को शिव कुमार क्राइम ब्रांच पुलिस को कनकपुरा रोड पर स्थित अंजनापुरा बीडीए लेआउट नामक जगह पर लेकर गया। यह बेंगलुरु से थोड़ा बाहरी इलाका है। उन दिनों यह इलाका काफी सुनसान रहता था। शिव कुमार ने वहां पहुंचकर एक नाले की ओर इशारा किया। पुलिस वालों ने थोड़ा आगे चलकर उस नाले के अंदर देखा तो वहां पर एक शव पड़ा हुआ था, जिससे साफ हो गया कि प्रतिभा अब इस दुनिया में नहीं है। उस दरिंदे ने प्रतिभा का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने प्रतिभा की शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने प्रतिभा की मां को भी यह खबर दे दी कि उन्हें एक शव मिला है और वे एक बार हॉस्पिटल पहुंच के उस शव की शिनाख्त कर ले। प्रतिभा की बूढ़ी माँ अपने भाई यानी प्रतिभा के मामा के साथ हॉस्पिटल पहुंची और जब उन्होंने शव देखा तो वह उसे देखते ही पहचान लिया कि वह लाश उनकी बेटी प्रतिभा की ही है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। 16 दिसंबर को प्रतिभा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उसके गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसकी वजह से प्रतिभा की मौत हो गई थी। इधर जितने भी औरतें कंपनी में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करती थी, अब वह नाइट ड्यूटी जाने से घबराने लगी। इसके बाद कंपनियों ने फैसला किया कि अब हर कैब के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किया जाएगा। पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया 13 दिसंबर की रात को 2 बजे से पहले वह कंपनी की कार लेकर प्रतिभा के घर कुमार स्वामी लेआउट पहुंचा। वहां पहुंचकर शिव कुमार प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाता है। प्रतिभा तो पहले से ही ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वह अक्सर विशाल नाम के व्यक्ति के साथ ऑफिस जाती थी, लेकिन उस रात बहुत दिनों बाद उसे पिक करने के लिए शिव कुमार आया था। प्रतिभा ने उससे पूछा भी कि भैया आज आप क्यों आए हो, जबकि हर रोज तो विशाल भैया आते हैं। शिव कुमार ने उसे कहा कि आज विशाल छुट्टी पर है, इसलिए विशाल की जगह मेरी ड्यूटी लगी है। इसके बाद प्रतिभा गाड़ी में बैठ जाती है। वह हमेशा कार ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठती थी। उस रात भी प्रतिभा आगे वाली सीट पर ही बैठ गई। रात होने की वजह से प्रतिभा को चलती हुई गाड़ी में नींद आने लगी। वह थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह रास्ता ऑफिस का नहीं है। प्रतिभा ने शिव कुमार से कहा कि भैया यह तो ऑफिस जाने वाला रास्ता नहीं है। शिव कुमार ने प्रतिभा को बताया कि आज एक ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए एक और एम्प्लॉय को पिक करना है। लेकिन जैसे ही गाड़ी अंजनापुरा इलाके में एक सुनसान जगह पर पहुंची तो शिव कुमार ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसने एक तेज चाकू निकाला और प्रतिभा के गले पे रख दिया। शिव कुमार ने प्रतिभा से कहा चुपचाप बैठी रहो, चिल्लाना मत। इसके बाद वह उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी अचानक शिव कुमार को गश्त कर रही बेंगलुरु पुलिस की एक पीसीआर वैन अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी आते देखकर प्रतिभा की जान में जान आ गई, लेकिन शिव कुमार ने गाड़ी के शीशे को चढ़ा रखा था, इसलिए अंदर की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उसके पास से गुजरी
तो शिव कुमार ने एक हाथ से प्रतिभा का मुंह दबा दिया और उसने दूसरे हाथ में चाकू था। शिव कुमार ने धमकी देते हुए प्रतिभा से कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। भले ही इसके बाद पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन उनके आने से पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसकी इस धमकी से प्रतिभा डर गई। सबसे अजीब बात यह थी कि पुलिस वालों ने भी सुनसान जगह पर खड़ी गाड़ी देखकर उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं की। अगर पुलिस ने उस रात शिव कुमार की गाड़ी को चेक किया होता तो शायद आज प्रतिभा बच गई होती। इसके बाद शिव कुमार ने पहले तो उस महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया। वहीं से थोड़ी दूर पर एक नाला बहता था। शिव कुमार ने उसके शव को उसी नाले में फेंक दिया। इसके बाद वह आराम से अपने घर चला गया। शिव कुमार घर पर अकेला ही था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। शिव कुमार सुबह जब सोकर उठा तो उसने सबसे पहले टीवी ऑन किया। हर न्यूज पे प्रतिभा की गुमशुदगी की खबर चल रही थी। फिर अगले दिन न्यूज में बताया जाने लगा कि प्रतिभा के लापता होने में कंपनी के ही किसी ड्राइवर का हाथ है। लेकिन शिव कुमार तब भी फरार नहीं हुआ और पुलिस ने जब शिव कुमार से ऐसे करने की वजह पूछी तो उसने बताया कि घटना से 10 दिन पहले उसकी पत्नी उससे लड़ाई करके मायके चली गई थी। ऐसे में उसका मन किया कि वह किसी के साथ संबंध बनाएगा। इसके लिए शिव कुमार ने ऑफिस की 3 लड़कियों को चुना और उन्हें फोन करके कहा कि आज वह उनको पिक करने के लिए आएगा, लेकिन उन्हें शिव कुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। तभी उसे अचानक प्रतिभा का ख्याल आया। प्रतिभा उसकी बातों में आ गई। इसके बाद शिव कुमार ने उसके साथ दरिंदगी की और सारी हदें पार कर दी। शिव कुमार का कहना था कि अगर मैं उसे जिंदा छोड़ता तो वह मुझे फंसा देती, इसलिए मैंने उसे मार डाला। इस घटना के खुलासा होने के बाद बैंगलोर सहित पूरे कर्नाटका राज्य में लोगों का गुस्सा उभर पड़ा था। सभी लोग शिव कुमार की फांसी देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद जनवरी साल 2006 में इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। शिव कुमार पर सेक्शन 336 यानी किडनैपिंग, 356 यानी और 302 यानी कत्ल करने के चार्ज लगे और फिर 6 अक्टूबर 2010 यानी इस घटना के 5 साल बाद आरोपी शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वह भी बिना किसी पेरोल के। लेकिन इस साल 2011 में शिव कुमार ने इस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 4 मई 2016 को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शिव कुमार की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बदलते हुए 30 साल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शिव कुमार का कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए हर इंसान को एक बार सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी शिव कुमार अब 11 साल और जेल में रहेगा। इसके बाद शिव कुमार को जेल से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उस हैवान के कारण एक मासूम महिला ने अपनी जान गंवा दी। उसने एक बूढ़ी माँ के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आपके अनुसार शिव कुमार को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।